यस स्टार्ट। सुभाष चंद्र बोस। पैराग्राफ। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति एवं बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके द्वारा दिया गया नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उनकी क्रांतिकारी सोच को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हूँ। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके 5 लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे तथा उन्होंने जो स्वप्न देखा उसे पूरा किया। महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे जिनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के केदालिया गांव के निवासी थे। सुभाष चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया। उनके पिता चाहते थे कि बोस प्रशासनिक अधिकारी बने। अपने पिता के इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय ICS की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अंग्रेज़ों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने ये नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोगी बन गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार में उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। उनके स्वतंत्रता उन्मुखी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से भयभीत होकर सरकार ने उन्हें उसी वर्ष फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पर वह उन्हें अधिक समय तक कैद नहीं रख सकी और 15 मई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इस समय तक के देश के प्रखर नेता बन चुके थे। उनकी प्रसिद्धि देश की सीमा को लांघकर जर्मनी, जापान, अमेरिका, सोवियत रूस जैसे देशों तक पहुंच चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता के मेयर पद पर रहते हुए नेताजी ने आज़ादी के दिन की घोषणा के साथ विशाल जुलूस निकाला, जिसके कारण उन्हें फिर गिरफ्तार कर असहनीय यातनाएं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य जब अत्यधिक बिगड़ गया तो सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे रिहा होने के बाद सीधे यूरोप चले जाएंगे। अतः वे रिहा होने के तुरंत बाद अपने संबंधियों से मिले बिना ही वायुयान द्वारा
स्विट्जरलैंड चले गए। ये वास्तव में सरकार की सोची समझी चाल थी। उन्हें रिहा नहीं किया गया था बल्कि निर्वासन दिया गया था। और ये बात तब स्पष्टतः सिद्ध हो गई जब अपने पिता की मृत्यु पर स्वदेश लौटते ही गिरफ्तार कर उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। लगभग 1 माह तक वे इसी तरह नज़रबंद रहे। इस दौरान उन्हें किसी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया। अतः वे पुनः यूरोप लौट गए। विदेश में रहते हुए देश की सेवा करना बहुत कठिन था और ब्रिटिश सरकार ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि भारत में वे केवल जेलों में ही रह सकते हैं। फिर भी वे स्वदेश लौटे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में क्रांति की लहर फैल गई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी बीच उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले की तरह पुनः रिहा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा नामजद उम्मीदवार सीतारमैया के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में सफल रहे। सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय बताया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। अतः दक्षिणपंथी कांग्रेसियों के असहयोग को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। बंगाल में उठ रही क्रांति को देखते हुए उन्हें वर्ष 1941 में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर उन्हें नज़रबंद करते हुए उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। फिर भी वे यहाँ से भेष बदलकर भागने में सफल हुए। यहाँ से भागकर वे काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। उस समय जर्मनी का शासक तानाशाह हिटलर था। उसने उनका यथेष्ट सम्मान किया और दक्षिण पूर्वी एशिया जाने की उनकी योजना को समर्थन व सहयोग भी दिया। जून 1943 में सुभाष चंद्र जापान चले गए। वहाँ से फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ उसी वर्ष 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अंततः सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। जापान, इटली, चीन, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया और आयरलैंड देशों की सरकारों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। बाद में उन्होंने बर्मा में रंगून को अपनी अस्थायी सरकार की राजधानी बनाया और अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर यहाँ अनुशासित एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से आज़ाद हिंद सरकार का कार्य चलाने लगे। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। कोहिमा एवं मणिपुर के युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, परंतु ब्रिटिश सरकार की वायुसेना के सामने आज़ाद हिंद फौज कब तक टिकी रहती। सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़ना पड़ा और 19 मई 1945 को अंग्रेज़ों ने रंगून पर पुनः कब्जा जमा लिया। आज़ाद हिंद फौज को इस युद्ध में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो,
पर ब्रिटिश सरकार के प्रशिक्षित सैनिकों के उनके छक्के छुड़ा देने वाली झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष चंद्र बोस को नया रास्ता ढूंढना बहुत आवश्यक था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को वे हवाई जहाज से मंचूरिया की ओर जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को कथित रूप से एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के प्रति लोगों के अदम्य दुर्लभ प्रेम की भावना का ही परिणाम था कि 20वीं सदी के अंत तक भारतवासी ये मानते रहे कि उनके प्रिय नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ने पर वे पुनः देश की बागडोर संभालने को कभी भी आ सकते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को देखते हुए जनवरी 1992 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, परंतु उनकी मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण ये पुरस्कार नहीं दिया जा सका। नेताजी आज हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, पर देशभक्ति का उनका अमर संदेश आज भी हमें देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। विराम।